हेलो एवरीवन। तो अब हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ मेनी लाइंस इवन दो ए हाइड्रोजन एटम हैज ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये है जी कि हाइड्रोजन एटम के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इतनी ज़्यादा हमें ऑब्जर्व करने को क्यों मिलती हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस बेसिकली स्पेक्ट्रम जो होता है ये रिलेटेड होता है वेवलेंथ या फिर ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स से। वेवलेंथ आपको पता है हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। तो हमें इतनी ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन एटम के लिए क्यों ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेट्स से हमारे पास ये उसकी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन उसके ऊपर उसके पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। वो जिस एनर्जी लेवल पे भी अपनी एनर्जी ग्राउंड से स्टेट से एब्जॉर्ब करके जाएगा उसके पास, तो वापस आते वक्त वो जिस जिस एनर्जी स्टेट से गुजर के आएगा उस हिसाब से वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम फोटोन कहते हैं वो रिलीज करता रहेगा। और हर स्पेसिफिक फोटोन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उसे कह सकते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी वो रिलीज होगी। तो इस तरह की जो जितनी भी हमारे पास वेवलेंथ्स वाली लाइंस जिनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कह रहे हैं, जितनी भी इवेंट होगी वो सारी की सारी कॉरेस्पॉन्ड कर रही होंगी उस हाइड्रोजन एटम को। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन डिफरेंट एनर्जी लेवल से होके आ रहा है, तो इस वजह से उसकी बहुत सारी हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्लियर है जी। द हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड टू द एटम ऑफ हाइड्रोजन it will be excited, then its electron will jump from its ground state to some higher energy level. Now when it de-excites from higher energy level to ground level by several jumps का यही मतलब है कि वो different energy state से होकर वापस अपनी ground state के ऊपर आ रहा है। Spectral lines ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर इमिटेड। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, ये हर एक स्पेसिफिक फोटोन है जो कि उस एनर्जी लेवल जो कि दो शेल्स के दरमियान डिफरेंस है उसके बराबर होगा। दैट इज व्हाई द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स मेनी लाइंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू सॉलिड give rise to continuous spectrum while hot gases give rise to line spectrum। सॉलिड्स में हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है ना जी, वो सॉलिड की अपनी ही प्रॉपर्टी से जनरेट होता है। जैसे कि हमें पता है सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस तरह के जैसे कि हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर हम लेट से मैं यहाँ पर किसी एक को एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ ना, तो ये अगर वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो देखें इसके साथ ये भी एसोसिएटेड है एटम और इस एटम के साथ ये एटम एसोसिएटेड है और फिर उसी के साथ एडजेसेंट दूसरा एटम है। तो ये सारे क्योंकि एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर्ड फॉर्म में लेके चल रहे, तो अगर इनमें से एक एक्साइट हो रहा है तो दूसरा भी एक्साइट होगा, तीसरा भी होगा एंड अप टू सो ऑन। तो सबकी एक्साइटेशन ऑलमोस्ट एट अ टाइम ही हो रही होती है, तो सबकी एक्साइटेशन के बाद डेफिनेटली सबकी डी एक्साइटेशन भी होगी। तो इस वजह से हमें वहाँ पर बहुत सारे एटम्स की डी एक्साइटेशन की वजह से एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। और अगर आप गैसेस की बात करें तो हमारे पास एटम्स दूर दूर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक एटम एक्साइट हो रहा है तो दूसरा एटम भी एक्साइट हो, ये ज़रूरी नहीं है गैसेस के केस में। तो इस वजह से हमें वहाँ एक प्रॉपर लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम वहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं गैसेस के वो इनडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे पास डिफरेंस है जी कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम इस वजह से होता है कि एटम्स सॉलिड्स में करीब करीब होते हैं और गैसेस में क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक की मोशन एक का बिहेवियर दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता,
तो इस वजह से वो गैसेस में हमें यूजुअली लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। Question number 3 is, can the electron in the ground state of the hydrogen absorb a photon of energy? ए पार्ट में पूछा गया है कि अगर उस इलेक्ट्रॉन की फोटोन की एनर्जी लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, और अगर वो एनर्जी ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या तब वो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी या नहीं की जाएगी। हमारे पास जो एनर्जी का रिलेशन है जी वो है ई एन, E subscript to n is equals to E naught over n square, और वेयर हमें पता है कि हमारे पास जो E naught है उसकी जो वैल्यू हमने लिखी है डिराइव की थी वो है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me to the power 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। ये जो ई नॉट है ना जी, ये हमारे पास कांस्टेंट है, बिकॉज इसकी जो डिपेंडेंस है ना जितने भी नंबर्स के ऊपर वो सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो ई नॉट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है ये पाए के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद तो हमें जो इसका आंसर मिला है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम बात करें तो हम अगर इलेक्ट्रॉन को पहले शेल में देखें और इसको एनर्जी इतनी प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के जो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है उससे फ्री हो जाएगा, और यही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। तो अगर इससे कम एनर्जी आप प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हमने ये बात सीख रखी है कि अगर हम किसी भी एक बाउंड सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि एक एटम की बात करें, तो एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको न्यूक्लियस ने बाइंड किया हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन ने अगर किसी हायर शेल में जाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस शेल में भी वो जा रहा है, लेट्स से ये शेल नंबर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, अगर एक इलेक्ट्रॉन ने शेल नंबर 1 से 3 में जाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे 1 और 3 के डिफरेंस जितनी, यानी कि ये जितना गैप है ना उतनी एनर्जी अगर मिलेगी तो वो जाएगा। अगर इन बिटवीन दी शेल उसे कोई एनर्जी मिलती है, कोई फोटोन आके उसे हिट करता है, उसको एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, तो वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ उसी एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा जो इस डिफरेंस के बराबर होगी, तो तभी वो मूव करेगा। तो अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी उसको मिलेगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा और उस न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा मिलेगी तो फ्री होने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी जो उसको मिली हुई होगी, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी जो मिली हुई होगी, वो उसके साथ एज ए अपनी काइनेटिक एनर्जी उसे कैरी करके मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। लेकिन अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी होगी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ लिख दी है जी, तो आप इसको देख लें। अगर पॉइंट आपको कोई क्लियर ना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। Question number 4 is, why do the spectral lines in the hydrogen atom become closer together farther away from the nucleus? जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उतना ही जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो एक दूसरे के करीब करीब लाई कर रही होती है। ऐसा क्यों है जी? तो जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, बेसिकली न्यूक्लियस का कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उतना ही कम होता जाता है। तो दैट्स वाई कि उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जा रही है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जितना न्यूक्लियस की ग्रिप कम होगी उतना ही कम एनर्जी हमें चाहिए होगी एक इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन के ऊपर है और कोई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन के ऊपर है,
ठीक है जी, हम इसको ए का नाम दे देते हैं और इसको बी का नाम दे देते हैं। तो फॉर श्योर है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमें काफ़ी इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, चलिए बाहर ना भी निकालना हो, इसको जस्ट एक्साइट ही करवाना हो, तो इसको एक्साइट करवाना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जितना एनर्जी गैप कम होगा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स, उतना ही क्लोजली पैक्ड हमें स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। When an electron is further away from the nucleus, the less force it feels from the nucleus, so the less energy is needed to pop it off the atom. The value of energy level is exactly equal to the amount of energy required to eject from the atom. So it is in smaller value. Neighboring levels will be the smaller in difference. That's why the spectral lines become closer together as we move further away from the nucleus. Question number 5. Why is it necessary to quantize angular momentum in Bohr's model of atom? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है जी फिक्स अमाउंट। तो हम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम एंगुलर मोमेंटम को बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग फिक्स नंबर्स प्रोवाइड करें, यानी कि इंटीग्रल नंबर्स प्रोवाइड करें। तो इसको हम बोहर्स के पॉस्टुलेट से ही फॉलो करके अंडरस्टैंड करते हैं कि बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक शेल के अंदर न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो एज ए स्टैंडिंग वेव बिहेव करता है। तो अगर हम स्टैंडिंग वेव्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करें ना, तो स्टैंडिंग वेव्स, अब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ये सर्कुलर फॉर्म में मूव ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो ये इस मोशन के दौरान बोहर्स पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग इसने एज ए स्टैंडिंग वेव बिहेव करना है। तो टोटल लेंथ जो होगी वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी n टाइम्स ऑफ वेव्स में। ठीक है जी, और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो हम सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2πr लगा सकते हैं। अब वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए तो 2πr/n कर देते हैं। अब डी ब्रॉय रिलेशन से हमें पता है कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv होती है। आप इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा h/mv इज इक्वल्स टू 2πr/n। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको ये रिजल्ट मिल सकता है विच इज mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। अब mvr जो है ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है जी। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है सिवाय एन के, एन वेरी कर सकते हैं और इसकी वैल्यूज हमारे पास है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेकिन याद रखें एन की वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। तो यही चीज़ जो है ये हमें क्वांटाइजेशन की तरफ लेकर जाती है कि फिक्स अमाउंट ऑफ आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3, इस तरह अप टू सो ऑन इंटीग्रल नंबर्स की फॉर्म में होगा। तो हमारे पास ये इसका आंसर है जी कि और लास्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम अलाउज फॉर द इलेक्ट्रॉन वेव्स टू नॉट इंटरफेयर विद इटसेल्फ ड्यूरिंग दी और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो एक ऑर्बिट में रहते हुए जो इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं करती, तो वो आपस में स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं। ठीक है जी, मतलब अपने अपने स्पेसिफिक पाथ्स को फॉलो करते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने शेल्स में मूव कर रहे होते हैं। Question number 6. Why X-rays have different properties from light even though both originate from orbital transition of electrons in excited atoms? X-rays भी electromagnetic waves है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर हमने स्टडी किया हुआ हो तो एक्स रेज जो होती है वो गैमा रेज के बाद हाईली एनर्जेटिक और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। फिर उनके बाद अल्ट्रावायलेट रेज आती है, देन फिर विजिबल लाइट का नंबर आता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है? तो इसका आंसर ये है कि एक्स रेज जो होती है वो इनर शेल ट्रांजिशन से
जनरेट होती है। इनर शेल का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के करीब करीब शेल होते हैं, अगर वहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी प्रोवाइड की है और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके किसी हायर शेल में गया है और देन अपॉन इट्स डी एक्साइटेशन वहाँ से कोई फोटोन यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट हुई है, तो वो एक्स रेज की फॉर्म में होगी, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। जबकि अगर कोई हायर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट हुआ फिर डी एक्साइट हुआ, तो वहाँ से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में आ सकती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होगी एक्स रेज वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो रीजन है उससे कम होगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट इनकी रीजंस लिखी हुई है, हमने कंपैरिजन इनका लिखा हुआ है। मेनली यही है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में वेरी करती है, और उनका वेरी करने का जो उनकी जो वेरी करने का रीज़न है वो यही है कि उनकी जो ट्रांजिशन हो रही है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल से हो रही है। जितना एनर्जी लेवल दूर होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी और उतनी कम एनर्जी हमें मिलेगी। जितना एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना हमें हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव हो सकती है। Question number 7. If the potential difference in an X-ray tube is increased, how does this affect the wavelength of A. Bremsstrahlung X-ray and B. Characteristic X-rays? तो इसमें जो ब्रेमस्ट्रॉलिंग है ये कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ किया जाता है, और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में होता है जिसमें हमें काइंड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, ये हम उसमें स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है ब्रेमस्ट्रॉलिंग, अगर उसका हम मैथमेटिकल रिलेशन रिकॉल करें तो उसमें हम जो वेवलेंथ का और जो पोटेंशियल डिफरेंस का देखते हैं ना जी रिलेशन, वो ये होता है कि हमारे पास वेवलेंथ इक्वल होती है एच सी ओवर क्यू ई इंटू वोल्टेज। जितना आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे उतना वेवलेंथ आपको कम रिसीव होगी, एंड वाइस वर्सा। मीन्स कि आप वोल्टेज कम करो तो आपको वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की बात करें ना, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में जो हमारे पास वेवलेंथ जनरेट होती है वो हम इस रिलेशन को फॉलो करें, E इज इक्वल्स टू एच एफ, और एच एफ इज इक्वल्स टू हम एनर्जी डिफरेंस लिखें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एल शेल से ट्रांजिशन कर रहा है के शेल में, तो वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के ऊपर, यानी कि इन शेल्स का आपस में एल और के का आपस में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी ही हमारे पास वेवलेंथ जनरेट होगी। तो इसकी डिपेंडेंस नहीं होती वोल्टेज के ऊपर, इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं होती। हाँ, अगर आप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो इसकी डिपेंडेंस होती है वोल्टेज के ऊपर, और वो इनवर्स रिलेशन होता है वोल्टेज और वेवलेंथ का आपस में। ठीक है जी, तो ये हमने दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लिए। Question number 8. Crystal lattices can be examined with X-rays but not UV, means ultraviolet rays. Why? एक्स रेज बेसिकली जो इनकी वेवलेंथ होती है वो कंपेरेबल होती है टू द साइज ऑफ एटम्स। तो ये वहाँ पर एटम्स की डोमेन में उस छोटे से रीजन में पेनिट्रेट करने के लिए सूटेबल होती है, और इन कंपैरिजन जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है इनकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है एक्स रेज से। तो इट मीन्स कि ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती उस छोटे से रीजन में जो एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, छोटी सी जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है एटम ने, उसके अंदर ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई दीज रेज आर नॉट सुटेबल फॉर स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स।
बेसिकली हमने प्लेन्स को स्टडी करना होता है ना, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम एक्स रेज को यूज़ करते हैं। तो ये एक्स रेज जो होती है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द एटम होती है, इसीलिए ये सूटेबल होती है।